तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 223 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने नाके को एक सेक्ट में छोड़ दिया होता है और फिर लू फेंग ने सेकंड क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो फेल हो गया। अब फिर हमें सीन चेंज कर दो बंदे को दिखाया जाता है, जिनमें से एक यू चांग यांग होता है, वहीं पे उसका एक बिग ब्रदर होता है। वहां पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा उसी नाके को खोज रहा होता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता चलता कि नाके कहाँ चला गया। और अब फिर वो लोग आगे चलते चलते एक बाउंटी को देखते हैं जो किसी और का नहीं लू फेंग का होता है। और फिर वो उन सबको देखते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ का बाउंटी का ट्रेजर्स का रिवार्ड 1 मिलियन ट्रेजर करेंसी है, जो कि उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अब फिर वहाँ पे उस किलर के पिक्चर को देखते हैं, जहाँ पे उसके पास वेपन्स और आर्मर भी यूजेज होता है। और अब फिर जैसे ही वो उसको देखते हैं वो लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वही बंदा है जो कि एब्सोल्यूट वॉरियर है, जो हमें फॉरेस्ट के दरमियान में मिला था। उसने एक ही झटके में 13x को इतनी आसानी से मार दिया था कि उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। और वो 13x बंदे क्लाउड लेवल्स के थे और जिस हिसाब से उसने उसको मारा था तो वो जरूर डोमेन लॉर्ड का बंदा जरूर होगा। और अब फिर वो सबको देखते हैं, जो उस वॉरियर का और यहाँ के वॉरियर का दोनों का शील्ड वेपन सब चीज सेम लग रहा था। और यहाँ पे वो सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि यही बंदा हो सकता है जिसने अनडाइंग श्राइन के इनवॉइस को भी मारा होगा। और अब फिर यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि क्या उन सबको बताना चाहिए या फिर नहीं। और यहाँ पे यू चांग यांग हेसिटेट कर रहा होता है कि उसे ये सब करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन वो सब फिर भी पैसे के बलबूते पे वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो दोनों सिटी लीडर मेंशन की ओर निकल जाते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर सिटी लीडर मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सी योंग अपने थ्रोन पे बैठा हुआ होता है और उसके सामने 3 पीपल रिस्पेक्टिवली बो करके उसके सामने खड़े होते हैं। सी योंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला, और यहाँ पे वो अपने प्रेशर को बनाए हुए था। और फिर यहाँ पे हमें उन बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक डिप्टी जनरल होता है। वो कहता है वर्ल्ड सिटी लीडर, यहाँ पे हमें गारंटी मिला है, यहाँ पे 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट किया कि एक ही पर्सन हो सकता है। तो ये सुनकर सी योंग उसे बुलाते हैं। अब फिर यहाँ पे वो बोलता है कि उसका नाम फेंग है, यहाँ पे वो वाइल्ड बीस्ट फॉरेस्ट से मिला था और उसने स्वैलो माउंट सिटी के नाम फैमिली यंग मास्टर नाके और उसके गार्ड्स की जान बचाई थी। और अभी के मर्तबा देखा जाए तो उस पर 13x के बंदों ने मारा था, लेकिन वो वॉरियर जो कि मिस्टीरियस बंदा था उसने अपने 13 इमेजेस को प्रोड्यूस करके अपने 13 ब्लेड से एक ही बार में उसको मार दिया, उसको रोकने का मौका भी नहीं दिया। तो ये सुनकर सी योंग भी शौक जाता है कि क्या 13x ऑर्गेनाइजेशन, उसे ये नहीं पता होता कि ये 13x ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये कौन है, क्योंकि वो तो एक सिटी लीडर है, उसे इन सब लोकल के बारे में नहीं पता चलेगा। फिर वो बंदा कहता है वर्ल्ड सिटी लीडर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है स्वैलो माउंट टेरिटरी में, जो कि 13x रेफर करते हैं 13 वॉरियर्स के, जहां से 3 क्लाउड लेवल में, वहीं पे 10 बंदा स्काई लेवल पाइनेकल वॉरियर्स था। और यहाँ पे कहा जाए तो उन सब ने उसी को मारा था। तो ये सुनकर उसे भी लगता शायद यही बंदा हो सकता, क्योंकि एक बंदा जो कि 13 इमेजेस को प्रोड्यूस करके 13 बंदे को इतने आसानी से मार सकता था तो वो जरूर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। और सी योंग कहता है कि उसने अपने स्पेस ओरिजिन लॉ को यूज किया होगा, और यहाँ पे वो कहता है जरूर इसी कारण वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब फिर सी योंग पूछता है कि आखिर वेपन के बारे में क्या ख्याल है। तो डिप्टी जनरल बोलता है कि शील्ड ब्लेड सारे सिमिलर है उस पिक्चर से। तो ये सुनकर सी योंग की भी आंखें चमक उठते और कहता है बहुत खूब, और वो कहता है जाओ उस फेंग को ढूंढ कर लाओ। यहाँ पे जनरल निकल जाता है। और फिर में सीन चेंज कर स्वैलो माउंट सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी नाबू को नहीं पता चलता कि उसका बेटा कहाँ है, क्योंकि लू फेंग ने तो पहले ही उसके मेमोरी को हटा दिया था। अभी उसके पास पूरी स्ट्रेंथ से अपने बेटे को सर्च करने में लगा हुआ था। लेकिन तभी वहां पे वो खड़ा ही होता, वहां पे कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि ना फैमिली को पकड़ने आए हुए होते हैं, नाके को, क्योंकि उसी के साथ उसका सस्पेक्शन था कि उसी बंदे से लू फेंग का पता चल जाएगा। और यहाँ पे वो डिप्टी जनरल वहां पे आ जाता है और एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि उनके सामने झुक कर बोलती है। वो लेडी कहती है कि यहाँ पे हम ना फैमिली से इंट्रोगेट करने आए लू फेंग के बारे में। अब यहाँ पे वो डिप्टी जनरल भी कहता है कि यहाँ पे अभी नहीं है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से तलाशी ले लिए होते हैं, यहाँ पे लू फेंग नहीं होता, क्योंकि लू फेंग तो पहले से ही चला जा चुका होता है। फिर
इसके बाद कुछ ना हाथ में आने के बाद अब यहाँ पे कुछ हाथ ना आने के बाद वो लोग नाबू और थंडर अंकल को पकड़ कर टॉर्चर चैम्बर में ले जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से लू फैंग के बारे में उन्हें पता चलेगा। और अब फिर हमें टॉर्चर चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नाबू और थंडर अंकल को बहुत ही टॉर्चर किया गया था। उसके चारों तरफ बहुत से इंजरीज थे और यहाँ पे उन पर फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा था। अब फिर हमें यहाँ थंडर अंकल को दिखाया जाता है, जिसके बगल में नाबू भी होते हैं। यहाँ पे वो उससे कहते हैं बता दो उसके बारे में। अब फिर यहाँ पे थंडर अंकल उसके बारे में बोलने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पे एक पर्पल क्लोड लेडी आ जाती है, जो कि उन दोनों को देख रही होती है और कहती है कि क्या तुम्हें इन सब से इडियट से उस बंदे के बारे में पता चला। यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला है। और फिर थंडर अंकल को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी के दरमियान वो पूरी स्टोरी सुना देते हैं, यहाँ तक कि नाबू भी सब चीज सच सच बता देते हैं। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर वो लेडी आके अपने सोल टेक्निक को यूज की हुई थी, जिसके कारण वो उन्होंने बड़ी आसानी से सब चीज बता दिया होता है। लेकिन अभी के मर्तबा उन्हें भी फैंग के बारे में नहीं पता चल रहा होता। लेकिन तभी पीछे से सियोंग आ जाता है, जो कि उस लेडी की तरफ देखता है और वो लेडी उसके सामने झुक कर कहती है कि मैंने अपने सोल टेक्निक को यूज किया है और इसी के मर्तबा वो झूठ नहीं बोल सकते। और हमें पता चला है कि ये ना फैमिली फैंग से मिली हुई थी, यहाँ तक कि उन्हें ना के फेवर में भी वो बात करा करते थे। तो ये सुनकर सियोंग उससे पूछता है कि फिर नाके कहाँ है और वो फैंग कहाँ है। तो पर्पल हेयर लेडी कहती है कि नाके अचानक से गायब हो गया, यहाँ पे रातों रात ही पता नहीं क्या हुआ। इसके इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे उस नाबू को भी नहीं पता है, शायद फैंग नहीं उसको लेके भाग गया होगा। यहाँ पे वो कहता है कि उसके नाके का डिस्पेरेंस ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मैं एक गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो किलर से ही रिलेटेड है। और वो कहती है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला तो नाके फैंग के बारे में इंफॉर्मेशन जानता था, इसलिए उस फैंग ने नाके को वहीं पे मार दिया होगा ताकि उसके बारे में रिवील न किया जा सके। और अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो नाके जानता था कि इन इनवॉइस को मारने के बाद ना फैमिली ट्रबल में आ सकती है, इसी के मर्तबा वो नाके के पास गया, उसे लेकर वहां से चला गया। फिर सियोंग उससे पूछता है कि तो फिर फैंग का क्या बात है। और यहाँ पे वो बहुत ही गुस्से में होता है, मुझे उसे ही पकड़ना है, मुझे उसे ही पकड़ना है। तो यहाँ पे वो पर्पल हेयर लेडी कहती है कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता चला है। अब ये सुनकर तो सियोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बगल वाले पिलर में बहुत ही जोर से मुक्का मारता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही एक्सप्लोजिव शॉकवेव पैदा होता है, वहाँ का पूरा जगह टूट जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस शॉकवेव से वहाँ कई सारे वेटर सोल्जर गार्ड्स होते हैं जख्मी हो जाते हैं। यहाँ पे वो बहुत ही गुस्से में होता है। और अब फिर पर्पल क्लोथ लेडी उससे पूछती कि मास्टर आखिर हम ना फैमिली का क्या करें, क्योंकि हमसे इनसे इंट्रोगेट तो कर लिया, तो इनका क्या करें। और यहाँ पे हमें सियोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि इन्हें मारो मत, इन्हें बेट की तरह यूज करो, कि यहाँ पे उसका नाके इसको बचाने के लिए जरूर आएगा। यहाँ पे उसी को हम यूज करके फैंग को भी पकड़ सकते हैं। तो ये सुनकर पर्पल क्लोथ भी इससे मान जाती हैं और यहाँ पे सियोंग वहां से निकल जाता है, जहाँ पे अभी भी वो गुस्सा होता है और कहता है फैंग मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाऊंगा। फिर में सीन चेंज कर एंशिएंट गॉड रून्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग वहां पे आ चुका होता है। कहता है कि मैं इस लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, अगर तेरे दरमियान मैं एंशिएंट गॉड रून्स पे एंटर नहीं करता तो मैं सेकंड क्रिस्टल को क्या एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि सिल्वर व्हाइट आर्मर एंड बूट्स में होता है और वो केबिन डोर से बाहर आ जाता है। उसकी आर्मर प्रिकॉशंस के मर्तबा बनाई गई हुई होती, क्योंकि स्वेलन माउंट सिटी के इंसिडेंट के बाद यहाँ पे उसके कई सारे लोग उसके आर्मर को देख के उसको पहचान सकते थे। अब के दरमियान हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि वहां से बहुत दूर आ चुका होता है, इसलिए उसको वहां का खतरा नहीं था। अब हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि फिर से क्लाउड लेयर के स्पेस में जाके ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में चला जाता है। हमें सीन चेंज कर स्काई इरोजन पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट मौजूद है। वहाँ का फर्स्ट लेवल साइड हॉल चैम्बर में एक ह्यूज स्क्रीन लगा हुआ था और वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि लू फेंग ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में एंटर कर दिया होता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने जब मिशन को लिया था तो उसके पीछे 10 सेक्टर लॉर्ड के बंदे देख रहे होते, उस पर नजर बनाए रख रहे होते हैं कि जैसे ही लू फेंग अपने मिशन कंप्लीट करके बाहर आएगा तो अगर वहाँ पे कोई उसको एनिमी पीछा कर रहा होगा तो वो सेक्टर लॉर्ड के बंदे उन सबको बड़ी आराम से मार सकते हैं। हमें उन 10 सेक्टर लॉर्ड के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि इन सबको देख रहे हो तो हंसते हुए कहते हैं कि मैजेस्टी लू फेंग वो तो अभी अपने एंशिएंट गॉड रून्स की तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ पे वो कहते हैं सब कुछ सीरियस रहो, यहाँ पे लू फेंग के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लू फेंग
लूफेंग का जो स्टेटस है उसके अंदर 10 सेक्टर लॉर्ड के बंदे के आना कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। और अब फिर में लूफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग उन्हीं 15 क्लाउड लेयर के नीचे जाने लगता है और यहाँ पे ब्लड रेड क्लाउड मौजूद थे। वहाँ के हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की ऑरा बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और किलिंग ऑरा मौजूद होती है। और फिर लूफेंग ऐसे ही नीचे करते करते अपने फाइनली फर्स्ट लेवल में आ जाता है। फिर लूफेंग जैसे ही नीचे आता है वो वहाँ का सर्वे करता है जहाँ पे एंडलेस माउंटेन रेंज, वेस्टलैंड स्वैम्प और ऐसे ही कई सारे एनवायरमेंट्स मौजूद होते हैं। और यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इस वेस्टलैंड में बहुत बड़े गड्ढे मौजूद है, यहाँ तक कि कोई तो हजारों किलोमीटर के डायमीटर में फैले हुए थे और उन्हीं में से एक लार्ज पिट भी होता है। फिर लूफेंग वहाँ पे चारों तरफ देखता और कहता कि ये एंशिएंट गॉड रून्स, ये तो मेसी एनवायरनमेंट की तरह लग रहा है और ये कहता है ये तो जरूर एक रून्स ही होगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उस एंशिएंट गॉड रून्स के दिखाया जाता है जहाँ का डायमीटर ट्रिलियन किलोमीटर होता है और वहाँ पे कई सारे बैंडेड और वैगन भी फैले हुए होते हैं। और ऐसा मान लो कि इस जगह पे धरती भी आ जाए तो समुद्र में ड्रॉप के बराबर थी। फिर हमें शाइनी ग्राउंड के सेवरल व्हाइट बोन्स को दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे लूफेंग अपने उस ऑरा को महसूस करता है जिसमें कि बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट भरा हुआ था जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लूफेंग भी वहाँ पे आने के कारण उसके अंदर भी बॉडी में चेंज आने लगता है और यहाँ पे लूफेंग कहता है कि ये किलिंग ऑरा ये तो यूनिवर्स में प्योर मेंटल लेवल पे आ सकता है। यहाँ की किलिंग ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी भी मेंटल लेवल से यहाँ तक कि फिजिकल लेवल को भी अफेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे लूफेंग की बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो नोटिसेबल नहीं थी। फिर लूफेंग यहाँ पे आगे बढ़ने लगता है और लूफेंग कहता है कि इसके बेनिफिट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत सारा बकवास हो रहा है तो इसको भी मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज बार बार बोला जा रहा है। फिर लूफेंग वहाँ पे आगे बढ़ जाता है जहाँ पे लूफेंग को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर बहुत ही ठीक ऑरा मौजूद थी क्योंकि लूफेंग उसी ठीक ऑरा में बैठ के अपने आप को कल्टीवेट करा सकता है। लेकिन तभी लूफेंग को एक जगह मिलती है जहाँ की किलिंग ऑरा बहुत ज्यादा ठीक होती है। लूफेंग उसी की तरफ बढ़ जाता है। फिर लूफेंग सबकी तरफ देख के जा रहा होता है कि कोई उसके पीछे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे लूफेंग वहाँ पे आ जाता है उस किलिंग ठीक ऑरा पे और लूफेंग वहाँ पे जैसे ही आता है उसको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत पहले युद्ध हुआ होगा, आपको तो पता ही होगा। इसी कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट मौजूद थी और यहाँ की ऑरा भी बहुत ज्यादा ठीक हो गई थी और जैसे जैसे टाइम पास हुआ यहाँ का विल पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते गया। और अब फिर लूफेंग वहाँ के इसी विल पावर और किलिंग ऑरा के बारे में बात कर रहा था जहाँ पे वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। और अब फिर लूफेंग वहीं पे बैठा हुआ होता है लेकिन तभी लूफेंग के पीछे काउंटलेस शिप्स और कई सारे बंदे उस पर अटैक कर देते हैं जिसको देखकर लूफेंग गुस्से में क्या आता है, तुमने मुझ में सच में हिम्मत है, तुमने मुझे पीछे से अटैक किया। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक ही झटके में लूफेंग वहाँ पे अटैक करने के लिए निकल जाता है क्योंकि लूफेंग को पता चल गया था कि उसके पीछे कोई आ गया। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जो लूफेंग पे अटैक करने आया था वो लूफेंग को असासिनेट करने आया था और लूफेंग को असासिनेशन करने के दरमियान वो इसमें फेल हो जाता है। लूफेंग बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है कि भागने की कोशिश कर रहे हो और अभी के मर्तबा वो उसका पीछा करने लगता है और अभी वो यूनिवर्सल लेवल 9 पे जिसके मर्तबा उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई थी। वो आसानी से सेवरल 100 किलोमीटर आराम से पास कर सकता था और लूफेंग एक ही झटके में उसके पीछे पड़ जाता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग वहां से आगे जा रहा था लेकिन उसको अपने मूसा क्लैन के बॉडी से यूनिवर्सल स्पेस में एक रिपल महसूस होता है और लूफेंग कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ और लूफेंग के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग के पीछे 3 टॉल आर्मर वॉरियर होता है जिसके पास 2 ह्यूज एक्सेस होता है और फिर वो कहता है जाओ और मरो। और यहाँ पे लूफेंग के पीछे भी वो आ गया होता है तो इसे देखकर लूफेंग कहता है कि तुमसे डरता कौन है। लूफेंग अपने इल्यूजन ब्लेड से बिना उसे डॉज करे उस पर अटैक करने के लिए निकल जाता है और अभी के मर्तबा लूफेंग अपने ब्लेड में यूनिवर्स स्पेस और गोल्ड लॉ को मर्ज किए हुए आता था। और अब फिर हमें उस वॉरियर को दिखाया जाता है जिसके पास एक होता है, वो अपने कॉन्शियसनेस से लूफेंग पे अटैक करता है जिसके कारण लूफेंग की कॉन्शियसनेस में जो वर्ड पावर होती है वो बहुत ज्यादा हिलने लगती है, मतलब कि उसकी कॉन्शियसनेस की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसके कारण लूफेंग के कॉन्शियसनेस पे भी
अफेक्ट पड़ने लगता। अभी के दरमियान में लू फेंग को दिखाया जाता जिसके मतलब लू फेंग को इससे फर्क पड़ा था, लेकिन लू फेंग अपने इल्यूजनरी 7 ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है जिसमें कि उसने ओरिजिन लॉ को भी मर्ज किया हुआ था। वो सीधे जाके उस वॉरियर्स पे अटैक करके वहीं पे मार देता और यहाँ पे लू फेंग उसको दूसरा मौका नहीं देता फिर से उसके कॉन्शियसनेस पे अटैक करने के लिए। और अब फिर लू फेंग उस दूसरे बंदे को देखता है जो कहता है तो तुम भी भागना चाहते हो। यहाँ पे उस बंदे को दिखाया जाता जो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो अभी यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा है और यहाँ पे उसकी स्पीड में शैडो से भी फास्ट कैसे हो सकता। यहाँ तक कि डेमन स्पिरिट अटैक को भी उसको अटैक काउंटर कर लिया, इससे वो डैमेज नहीं हुआ। आखिर ये कैसे हो सकता, क्या वो इंसान है या फिर भूत है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी नाइफ को लेके उसी की तरफ बढ़ रहा होता है, उस पे एक ही साथ अटैक करता। हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने स्पिरिट वेपन से उस पे अपने 1000 लिटिल नाइफ ब्लेड से एक ही साथ अटैक कर देता है और उसी के साथ लू फेंग ने अपने एब्सोल्यूट डोमेन को भी रिलीज किया होता है जिसके मतलब उसमें से 11 ब्लैक ड्रैगन निकलते हैं जो कि उस पे जाके डायरेक्ट लगने वाले होते। लेकिन तभी वहां पे एक बंदा आके कहता है कि मर्सी मुझ पे दया दिखाओ, मैं अभी अनडाइंग श्राइन के अंदर हूँ। और ये आवाज लू फेंग के कानों में आती है तो ये सुनकर लू फेंग भी वहां पे रुक जाता और यहाँ पे हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोचता है कि यहाँ पे कैनियन में उस बंदे के मैं अटैक किया था और उसने मेरे स्पिरिट वेपन को भी नॉकआउट कर दिया और मेरे स्पिरिट वेपन अनडाइंग स्पिरिट से ही बने हुए थे जो मेरे शैडो से भी बहुत ज्यादा फास्ट थी। उसने मेरे आखिरी अटैक को कैसे रोक लिया और यहाँ पे जब उसने देखा कि ये फेल हो गया तो उसने लू फेंग से अपनी जान की भीख मारी और यहाँ पे वो कहता कि हम लोग अनडाइंग श्राइन से प्लीज हमें जाने दो। और यहाँ पे वो दोनों बंदे उसी की तरफ भीख मांग रहे होते हैं और एक बंदे ने तो असासिनेट करने की भी कोशिश की होती है और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि तुमने मुझे बेमतलब के मारने की कोशिश की और तुम्हें लगता है कि मैं तुम सबको ऐसे ही जाने दूंगा। और लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने 11 ब्लैक ड्रैगन पेट्स को निकालता है उससे लेके वहीं पे उसको मार देता और फिर उन सबको मारने के बाद लू फेंग भी उन सबको लूट लेता है जहाँ पे उसे स्पेस आइटम्स मिलता है। वो कहता है कि यहाँ के 4 यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्ट थे जो कि अपने विंड लॉ के स्टेपिंग पे आ चुके थे। अब यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल की बात करें तो इस यूनिवर्स में जो कि अपने लॉ पे आ जाते हैं वो एब्सोल्यूट जीनियस माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी देखा जाए तो लू फेंग कहता है कि एक बंदे ने मेरे स्पीड पगोडा पे भी अटैक किया था, उसके अटैक बहुत ही टेरिफाइंग थी, मेरी वॉल पावर अभी हिल चुकी थी लेकिन मैंने उसको मार दिया। वो बंदा किसी भी एंगल से कमजोर नहीं लगता। फिर लू फेंग वहाँ पे ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट पे जाता है जहाँ पे वो कहता है कि मुझे अच्छे से यहाँ ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैं जितना डीप जाते जाऊंगा यहाँ पे और भी खतरा आ सकता है। फिर में सीन चेंज कर क्लाउड लेवल्स को दिखाया जाता है जहाँ पे 3 स्लिट हाउस मिड एयर में अपीयर होते हैं जहाँ पर से एक बंदा शैडो ब्लैक यूनिफॉर्म मैन होता है, वहीं पे ब्लैक ड्रैग लॉन्ग हेयर यूथ खड़ा होता है। यहाँ पे वो बंदे बहुत ज्यादा शौक होते हैं और अब फिर लू फेंग आगे बढ़ जाता है और हमें सीन चेंज कर आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग एक 1 लाख मीटर टॉल माउंटेन पे आ चुका होता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जो कि 100 किलोमीटर में फैला हुआ होता है। और फिर लू फेंग कहता चलो मुझे वहां पर देखना चाहिए कि आखिर वहां पे क्या है। और फिर लू फेंग उस तरफ निकल जाता है, वो उस पेट के एज पे किनारे पे खड़ा हुआ होता है। लू फेंग जैसे ही वहां आता है वो कहता है कि यहाँ की ऑरा बहुत ज्यादा ठीक है। देखा जाए तो ये 10,000 मीटर टॉल माउंटेन बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्लॉक करने का सीन नहीं है जिसके मर्तबा में यहाँ के कई दूर तक देख सकता हूँ। और अब फिर लू फेंग कहता है कि यहाँ पे ऑरा ठीक है जिसके मर्तबा मैं यहाँ पे अभी अपना लिविंग क्वार्टर्स बनाऊंगा जी क्योंकि अभी मुझे बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पे ट्रेन करना है। लू फेंग कहता है कि पिछले आधे महीने से मेरे पास कोई भी फिक्स गोल नहीं था, मैं इधर उधर भटक रहा था। यहाँ पे आधे महीने पहले भी मैं 4 यूनिवर्सल लेवल 9 जीनियसेस से मिला, वहाँ पे मुझे एक के मारने के बाद मैंने स्पेस आइटम्स को भी एक्वायर किया, वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा रिवील हुआ। और फिर लू फेंग भाषा से बोलता है कि मुझे एक सेफ स्पॉट चाहिए जहाँ पे मैं बहुत लंबे टाइम तक पढ़ सकूं अपने 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को अच्छे से। और यहाँ की किलिंग और तो पहले से ठीक है, इसी के मर्तबा मैं यहीं पे प्रैक्टिस करने वाला हूँ। मैं लू फेंग को दिखाया जाता जो कि वहाँ पे एक अच्छे जगह को देख लेता और कहता है कि ये अच्छा जगह है, यहाँ पे मैं एक माउंटेन में डिग करूंगा जहाँ पे मैं रहूंगा। फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बड़ी आसानी से 100 मीटर वाइड
100 मीटर लॉन्ग और 10 मीटर टॉल स्पेस को क्रिएट कर देता है और अपनी पावर के मर्तबा पे लू फेंग को कोई भी दिक्कत नहीं आती और ये एक नॉर्मल होम जैसा होता है जो कि लू फेंग यहीं पे रहने वाला था। और अब फिर में सीन चेंज कर लू फेंग के मोसा क्लैन लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे अपने पैरों को क्रॉस करके बैठे हुए होते हुए बताया जाता है कि अभी लू फेंग की अर्थ बॉडी और मोसा क्लैन की बॉडी दोनों अभी बाहर के वर्ल्ड में आए हुए होते हैं क्योंकि लू फेंग की मोसा क्लैन की बॉडी बहुत ही सेंसिटिविटी है यहाँ पे यूनिवर्स स्पेस में और जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे आएगा तो मोसा क्लैन की बॉडी को डिस्कवर हो जाएगा जिसके मर्तबा लू फेंग को वो बचा सकता है और टाइम आने पे मोसा क्लैन की वो लू फेंग उसको बॉडीगार्ड भी कर सकता है। और फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पे खड़ा होता है वो कहता है इसकी किलिंग और तो इंसेंट गॉड ड्रीम्स की है और ये मेरी बॉडी पे जरूर अफेक्ट डालेगी। और यहाँ पे मोसा क्लैन की लू फेंग की बॉडी वहाँ पे वो कहता है कि अभी के मर्तबा मुझे यहाँ पे ये सब कल्टिवेट कर सकता है लेकिन आखिर में गोल्डन हॉर्न बीस्ट का क्या होगा। और मैं बताया जाता है कि डेटीज ऑफ वर्ल्ड और एब्सोल्यूट वर्ल्ड यहाँ पे उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए जरूर बनी है लेकिन अभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए एक बैटल टेक्निक भी जरूरी है जो कि लू फेंग को चाहिए थी ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। लू फेंग ने अपने यूनाइटेड मेमोरी से यहाँ पे कई सारे टेक्निक को भी सीखा होता है जिसमें कि 12 टेक्निक्स होते हैं और इसमें से 3 उसने चूज किए होते हैं जहाँ से एक 8 लेवल हंट ट्यूरिंग स्काई लैंड और गॉन होता है और ये तीनों टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लू फेंग सोचता है कि पहले मुझे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को इन्हीं 3 टेक्निक्स को ट्रेन करना चाहिए जिसके बाद वो इस रिजल्ट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे अपने और भी टेक्निक को अच्छा करेगा। और हमें बताया जाता है कि इन 3 टेक्निक के बारे में जहाँ पे 8 लेवल हंट अपने मूवमेंट पे फोकस होता है मतलब स्पीड ये सब पे फोकस होता है। यहाँ पर ट्यूरिंग स्काई एंड लाइन ये अपने क्लोज कॉम्बैट वायलेंस में होता है कि जब भी कोई बंदा क्लोज कॉम्बैट में आए तो इसको यूज करके वो उसको मार सके। वहीं पे गोल्ड हॉर्न जो कि उसकी तीसरी टेक्निक होती है वो उसके 1 ब्लो किलिंग पे होता है मतलब एक अटैक करो वहीं पे खत्म नहीं तो उसको इतना डैमेज कर दो कि वो बंदा उठ ही ना पाए। और अब फिर लू फेंग कहता है यहाँ पर सभी पावरफुल है लेकिन यहाँ पे मेन 1 हिट किल और वायलेंस है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा। लू फेंग कहता है कि जब मेरे पास ये चांस आएगा और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अभी मेरे पास कई सारे एंडलेस चॉइसेस है जिसके मतलब मुझे इन्हीं में से चूज। अब यहाँ पे लू फेंग यही सब के बारे में सोच रहा होता है लेकिन तभी लू फेंग वहाँ पे किलिंग ऑरा की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा होता है। वहाँ की ऑरा भी वहाँ के बहुत ज्यादा इल्यूजनरी पिक्चर को बना रही थी जिसमें कि वहाँ पे कई सारे लाइफ लाइक पिक्चर भी बन रही होती है लेकिन तभी वहाँ पे थोड़ी ही दूर पे एक फेंट और डिस्टेंट पिक्चर महसूस होता है जहाँ पे अगर देखा जाए तो इस किलिंग ऑरा के मौजूद से जितने भी मिलियंस ऑफ ईयर पहले फाइट हुआ था वहाँ पे इसके मर्तबा की वो हिंट दे रहा था पिक्चर की मर्तबा। यहाँ पे वो पिक्चर टेक्निक को दिखा था और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा लिजार्ड जो कि एक रियल लिजार्ड की तरह लग रहा था वहाँ पे उसका पिक्चर आ जाता है जो कि ब्लरिंग टाइप का था। हमें दिखाया जाता है कि एक ह्यूज फार्म पूरे स्काई में फैल जाता है जो कि 100 किलोमीटर लॉन्ग बेस्ड होता है और वो आसमान की तरफ आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने टेल से ही अटैक किया होता है जिसकी मर्तबा इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है कि जिसे देखकर तो लू फेंग भी आंखें खुली की खुली रह जाती है और क्या था कि ये क्या है। यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जिसका हार्ट टोटली क्रम्बल हो चुका होता है और यहाँ अब फिर लू फेंग उस पिक्चर को देखकर अपने गोल्डन हॉर्न बेस्ट के साथ कंपेयर करता है क्योंकि वो दोनों एनिमल टाइप बेस्ट में आते थे जिसके मर्तबा लू फेंग समझ जाता कि वो अपने क्लाउ से उस पर अटैक कर देता है जिसके मर्तबा लू फेंग को भी ये आइडिया आ जाता क्यों ना ये इसको यूज करे अपने टेल को अपने पान को इस सब के पावर को यूज करके ये अपने बहुत ज्यादा पावर को बढ़ा सकता है। और लू फेंग उसी पिक्चर को बार बार अपने माइंड में फ्लैश कर रहा था कि उसको यूज करके वो अपने आप को और भी पावरफुल बना सके। और लू फेंग कहता है कि यहाँ पर ये ब्लडी इमेज यहाँ पे बैटल सीन का आखिर कैसे आ सकता है। लू फेंग भी शौक होता है मुझे भी शौक लगता कि आखिर ये कैसे हो सकता है लेकिन लू फेंग ने ये विश्वास हो गया कि ये बैटल सीन उसी वक्त का है जबकि यहाँ पे अनडाइंग फाइट कर रहे थे क्योंकि लू फेंग ने प्राइमिक के उस सिटी में यहाँ पे कई सारे अनडाइंग के बैटल को देखा था जहाँ पे उसकी पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। लेकिन अभी के मर्तबा देखा जाए तो लू फेंग ने जिस इमेजेस को देखा था वो उस अनडाइंग से भी ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ तक कि उसने ट्रू यान के पावर्स को भी डिमोन्स्ट्रेट करते हुए देखा था तो भी इतनी पावर नहीं निकली थी और वहीं पे इतने
लेकिन जो पिक्चर में दिखाया गया वो लू फेंग समझ जाता कि ये जरूर अपने पाल्म को यूज कर जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा क्रिएट कर रहा है वो जरूर अनडाइंग बीइंग से भी ज्यादा पावरफुल हो रहा था। और अब फिर लू फेंग उसी इमेजेस से सीखता है फ्लाइट एंड टेल वेव, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और लू फेंग इसी चांस को ग्रैब करता है और अपने स्टडी और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ में इसको झोंक देता। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग आगे क्या करने वाला है। क्या लू फेंग वहां के किलिंग ऑरा को एब्जॉर्ब कर भी और की स्ट्रॉन्ग होने वाला या फिर नहीं, या फिर लू फेंग के फिर से अटैक करके लू फेंग के ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो जानते हैं सभी सवालों के जवाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।